हाय। वेलकम इन साइली साइंस वर्ल्ड। जैसे बोर्ड की एग्जाम हर साल मार्च मंथ में होती थी, लेकिन 2021 में कोरोना की वजह से ये एग्जाम अभी मई मंथ में होने वाली है। मोस्ट ऑफ स्कूल और क्लासेस में ऑनलाइन तरीके से पोर्शन कंप्लीट हो चुका है। सो नाउ इट्स टाइम फॉर रिवीजन। तो इसके लिए मैं साइंस 1 का चैप्टर नंबर 1 ग्रेविटेशन, उसका शॉर्ट एक्सप्लेनेशन आज आपको देने जा रही हूँ। एग्जाम में ये जो लेसन है मिनिमम 3 मार्क्स के लिए और मैक्सिमम 5 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। देन सी ऑन पेज नंबर फर्स्ट ग्रेविटेशन। फर्स्ट पेज नंबर पे पूरा ग्रेविटेशन का एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। जैसे बताया जाता है कि सर आइजैक न्यूटन जो एक दिन एप्पल ट्री के नीचे बैठे हुए थे और उतने में एप्पल जो है नीचे गिराया। देन ही वंडर व्हाई ऑल एप्पल्स फॉल वर्टिकली डाउनवर्ड एंड नॉट एन एप्पल टू द वर्टिकल, व्हाई डू दे नॉट फ्लाई ऑफ इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। वो सोचने लगे कि सारे जो एप्पल है ऊपर से नीचे ही क्यों आ रहे हैं, इधर उधर क्यों नहीं जा रहे। आफ्टर मच थॉट ही केम टू द कंक्लूजन दैट द अर्थ मस्ट बी अट्रैक्टिंग द एप्पल टूवर्ड इटसेल्फ। तो उन्होंने कंक्लूजन किया कि ये जो सारे एप्पल नीचे आ रहे हैं बिकॉज अर्थ अट्रैक्टिंग इटसेल्फ। अर्थ क्या कर रही है, ये कोई भी चीज अगर हम ऊपर फेंकते हो तो नीचे ही आती है। वाई? बिकॉज अर्थ उसे अट्रैक्ट करती है। मीन्स अर्थ में जो फोर्स है दैट फोर्स इज कॉल्ड एज अ ग्रेविटेशनल फोर्स। सी दैट द पेज नंबर 2। पेज नंबर 2 पे यहाँ पे इंट्रोडक्शन ऑफ साइंटिस्ट एंड देन सर्कुलर मोशन एंड सेंट्रीपिटल फोर्स ये पूरा रिड्यूस किया गया है। जैसे इस साल 20% पोर्शन कट किया गया है, तो ये चैप्टर में से ये जो पेज नंबर 2 है, पेज नंबर 2 है, ये पूरा रिड्यूस किया, ये कट किया हुआ है, ये आने वाला नहीं। इसके ऊपर कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आएगा नहीं। देन सी द नेक्स्ट वन इज द केपलर्स लॉ। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो मेनी टाइम्स एग्जाम में केपलर्स लॉ आ गया है, तो आपको ये तीनों केपलर्स लॉ लर्न करके रखने हैं। तो केपलर्स लॉ जो है वहां पे सन और प्लैनेट्स के बारे में यहाँ इंफॉर्मेशन दी गई है। तो फर्स्ट केपलर्स लॉ, द ऑर्बिट ऑफ अ प्लैनेट इज एन इलिप्स विद द सन एट वन ऑफ द फोकाई। मीन्स व्हाट, ये जैसे हमें पता है कि सारे जो भी प्लैनेट है ये सन के इर्द गिर्द घूमते हैं, मतलब रिवॉल्व होते हैं। तो ये जो प्लैनेट है ये सर्कुलर द मोशन में गोलाकार नहीं घूमते हैं, ये अंडाकृति, ये जो यहाँ पे इलिप्स मतलब क्या, इस तरह से ये रिवॉल्व होते हैं। ऐसा यहाँ पे लिखा है, द ऑर्बिट ऑफ अ प्लैनेट इज एन इलिप्स। जैसे सर्कल को एक ही सेंटर रहता है और इलिप्स मतलब क्या कि उसको 2 फोका है, तो उसमें से विद द सन एट द वन ऑफ द फोका है, तो उसमें से एक सेंटर क्या है, सन है। तो ये आपको लर्न करना है। द ऑर्बिट ऑफ अ प्लैनेट, ऑर्बिट मतलब जहाँ पे प्लैनेट्स रहते हैं, द ऑर्बिट ऑफ अ प्लैनेट इज एन इलिप्स। इलिप्स मतलब ये जो डायग्राम है दैट इज कॉल्ड एज ए इलिप्स, is an ellipse with the sun at one of the foci। तो उसका सेंटर क्या है, सन है। सी द केपलर सेकेंड लॉ, द लाइन ज्वाइनिंग द प्लैनेट एंड द सन स्वीप्स इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। सी इन दिस डायग्राम, जहाँ पे सन और ये जो सारे प्लैनेट्स है इनमें जो लाइन ज्वाइन की है, तो वहां पे कहा गया है द लाइन ज्वाइनिंग द प्लैनेट, दैट अल्फाबेट्स ABCD वो क्या डिनोट कर रहे हैं, दीज आर द प्लैनेट। देन द लाइन ज्वाइनिंग द प्लैनेट एंड द सन स्वीप इक्वल एरियाज इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। मतलब जो सन के आजू बाजू में ये रिवॉल्व हो रहे हैं, दैट टाइम दे कवर इक्वल एरिया एंड इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। टाइम और उनका एरिया जो है वो सेम है। दिस इज द सेकेंड केपलर्स लॉ। सी द नेक्स्ट वन, केपलर्स थर्ड लॉ। केपलर्स थर्ड लॉ में क्या दिया हुआ है, पहले ये आप लर्न करके रखेंगे तो ये लिखना इजी जाएगा आपको। जैसे टी स्क्वायर, टी मतलब व्हाट, टाइम, एंड आर मीन्स व्हाट, यहाँ पे आर मीन्स डिस्टेंस दिया हुआ है। मीन्स टी स्क्वायर अपॉन आर क्यूब इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। कॉन्स्टेंट के लिए हम के लिखते हैं। देन सी द केपलर्स थर्ड लॉ, द स्क्वायर ऑफ इट्स पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन। पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन मीन्स टाइम, तो उसका स्क्वायर, जैसे यहाँ पे लिखा है टी स्क्वायर, तो हम कैसे लिखेंगे, the square of its period of revolution around the sun is directly proportional to the, किसके directly proportional है वो is directly proportional to the cube of the mean distance of planet from the sun। तो पहले ये याद रखो और इसके ऊपर से आपको ये लिखना है, स्क्वायर, स्क्वायर किसका स्क्वायर, इट्स पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन अराउंड द सन is directly proportional to the distance of planet from the sun। This is the Kepler's 3 law। ये तीनों केपलर्स के लॉ याद करके रखना है, एग्जाम में आ सकता है। देन सी द नेक्स्ट वन इज व्हाट, न्यूटन्स यूनिवर्सल
लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में क्या लिखा हुआ है, एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट एवरी अदर ऑब्जेक्ट विद डिफाइनाइट फोर्स। तो ये डायग्राम जो है, ये डायग्राम और उसका एक्सप्लेनेशन, यहाँ पे जो फोर्स का फॉर्मूला लिखा गया है, ये 2 मार्क्स के लिए एग्जाम में पूछा जाता है। तो न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इज व्हाट, एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स, जो भी यूनिवर्स में सारे जो ऑब्जेक्ट है वो एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। वाई, बिकॉज दोनों में कुछ तो भी फोर्स है, दे बोथ हैविंग द डिफाइनाइट फोर्स एंड This force is directly proportional to the product of their masses. See 1.5 की डायग्राम देखो, यहाँ पे m1 और m2 लिखा हुआ है। m1 and m2 represent the mass and f is a force and d is the distance. Then every object in the universe attract with the definite force and these force is directly proportional to their masses and two objects are inversely proportional to their square of distance. 2 मार्क्स के लिए एग्जाम में ये डायग्राम, ये डेफिनेशन और ये फॉर्मूला लिखना है। मीन्स यहाँ पे फोर्स का जो फॉर्मूला है वो क्या आया, जी मीन्स ग्रेविटेशन फोर्स, m1 m2 इज अ मास एंड d स्क्वायर इज अ डिस्टेंस। ओके, देन सी द पेज नंबर, आफ्टर दैट पेज नंबर 5। पेज नंबर 5 का ये जो पूरा पेज है वो कट किया हुआ है, एग्जाम में इसके ऊपर कोई भी क्वेश्चन पूछा नहीं जाएगा। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, मैग्नीट्यूड ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स, तो ये लर्न करने की जरूरत नहीं है। सीधा पेज नंबर 6, पेज नंबर 6 के ऊपर तुम लोगों को यहाँ पे सॉल्व एग्जाम्पल दिए हुए हैं। फर्स्ट ये लेसन में आपको क्या करना है, जो भी थ्योरेटिकल है ये पूरा लर्न करने के बाद न्यूमेरिकल एग्जाम्पल सॉल्व करो। तो एग्जाम्पल्स में भी क्या है, अगर आपको फॉर्मूला पता है तो यू कैन इजिली सॉल्व दिस एग्जाम्पल। यहाँ पे जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल दिया है, तो जब एग्जाम्पल हम सॉल्व करते हैं दैट टाइम व्हाट हैपन, फर्स्ट वी हैव टू राइट गिवन। गिवन मतलब क्या, एग्जाम्पल में हमें क्या दिया है वो पहले लिखना है। ओके, उसके बाद में हमें क्या फाइंड आउट करना है, उसका फॉर्मूला, मतलब गिवन और फॉर्मूला अगर लिखा तो हमें 1 मार्क्स मिलता है, अगर 2 मार्क्स का एग्जाम्पल है तो, और उसके बाद में कैलकुलेशन और आंसर लिखते हैं तो उधर 1 मार्क्स, इस तरह से हमें 2 मार्क्स मिलते हैं। और यूनिट लिखना इंपॉर्टेंट है, जैसे यहाँ पे फोर्स पूछा गया है तो फोर्स का यूनिट क्या है, न्यूटन। ओके, सी दीज आर द एग्जाम्पल्स। सी ऑन पेज नंबर 7, पेज नंबर 7 पे ये जो कलेक्ट द इंफॉर्मेशन है ये कट किया है, ये रिड्यूस किया गया है। देन आफ्टर दैट अर्थ ग्रेविटेशन फोर्स, बच्चे कंफ्यूज होते हैं अगर यहाँ पे कौन सा फोर्स पूछा है, क्या पूछा है। जैसे हमने देखा कि ये जो पेज नंबर 4 पे था दैट इज द न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, वो अलग है, और यहाँ पे जो है वो है अर्थ ग्रेविटेशन फोर्स। अर्थ ग्रेविटेशन फोर्स में क्या कि द अर्थ अट्रैक्ट एवरी ऑब्जेक्ट नियर इट टूवर्ड इट सेल्फ। अर्थ क्या करती है, अपनी तरफ सारे ऑब्जेक्ट को क्या करती है, अट्रैक्ट करती है ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स। The center of mass of the earth is situated at the center. Then so the gravitation force on any object due to the earth is always directed toward the center of the earth. Because of this force is object fall vertically downward on the earth. मतलब अर्थ के सेंटर में जो फोर्स रहता है दैट फोर्स इज कॉल्ड एज अ ग्रेविटेशन फोर्स, और ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से कोई भी चीज हम अगर ऊपर फेंकते हैं तो नीचे आती है। देन हियर इज ऑल्सो न्यूमेरिकल एग्जाम्पल इज देयर, तो वो वैसे ही सॉल्व करने, पूछा क्या है वहां पे वो देखना है, वो गिवन में लिखना है एंड आफ्टर दैट यू हैव टू सॉल्व दिस एग्जाम्पल्स। देन सी ऑन पेज नंबर 8, पेज नंबर 8 पे दिया हुआ है अर्थ ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन। फर्स्ट व्हाट इज मीन बाय द एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन मीन्स व्हाट, 9th स्टैंडर्ड में था आपको ये। इन शॉर्ट चेंज इन अ स्पीड, जैसे हम उसे कह सकते हैं कि स्पीड में चेंज होना। इन 9th स्टैंडर्ड में न्यूटन सेकेंड लॉ भी था तुम लोगों को। देन अकॉर्डिंग टू द न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, फोर्स एक्टिंग ऑफ अ बॉडी रिजल्ट इन एक्सेलरेशन। जैसे कोई भी एक चीज ऐसी स्टेशनरी पोजीशन में, मतलब एक जगह पे विदाउट हम उसको फोर्स अप्लाई किए हुए वो इधर से उधर नहीं जा सकती, तो जब हम उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं तो उसमें जो चेंज होता है, जो स्पीड में आती है वो दैट इज कॉल्ड एज एक्सेलरेशन। देन ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन, यहाँ पे जी लिखा गया है, ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से जो एक्सेलरेशन होता है दैट एक्सेलरेशन इज कॉल्ड एज अ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। देन वैल्यू ऑफ जी, ये फाइंड करने के लिए आ सकता है एग्जाम में, अदरवाइज इसके ऊपर एग्जाम्पल्स आते हैं। न्यूमेरिकल एग्जाम्पल में जी की वैल्यू ऑलरेडी यहाँ पे दी है 9.77। ओके, देन दीज आर द ग्रेविटेशन ड्यू टू एक्सेलरेशन। देन आफ्टर दैट, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में 3 मार्क्स के लिए भी पूछा गया है बहुत बार, तो ये लर्न करके रखो। वेरिएशन इन वैल्यू ऑफ जी, जी मीन्स व्हाट, एक्सेलरेशन, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। ओके, इट इज कॉल्ड एज अ स्मॉल जी। तो फर्स्ट वेरिएशन इन वैल्यू ऑफ जी,
जी की वैल्यू जो है वो किसके ऊपर डिपेंड है? फर्स्ट, चेंज अलोंग द सरफेस ऑफ द अर्थ। सरफेस ऑफ द अर्थ मतलब क्या? सी, विद द वैल्यू ऑफ जी द सेम एवरीवेयर। जी की वैल्यू जो है हर जगह पे सेम रहती है क्या? ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, अर्थ के ऊपर सारी जगह पे जी की वैल्यू सेम रहती है क्या? देन आंसर इज नो। व्हाई? सी, व्हाट इज द रीजन? बिकॉज अर्थ इज नॉट अ स्पेरिकल। अर्थ जो है ये गोलाकार नहीं है, स्पेरिकल नहीं है। ओके, दैट्स वाई अर्थ की वैल्यू, अर्थ की जो जी की वैल्यू है, ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन है, वो हर जगह पे सेम नहीं रहता है। व्हाई? बिकॉज अर्थ इज नॉट एग्जैक्टली स्पेरिकल एंड सो डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट ऑफ सरफेस ऑफ अर्थ फ्रॉम द सेंटर डिफरेंट। तो इसके लिए जो डिस्टेंस है वो क्या है उसका? डिफरेंट है। ड्यू टू रोटेशन, अर्थ जो है वो रोटेट होती रहती है, दैट्स वाई अर्थ बल्जेस एट द इक्वेटर, फूगी हुई है यहाँ पे इक्वेटर पे अर्थ कैसी है? बल्जेस है, फूगी हुई है। एंड देन फ्लैटन एट द पोल, और पोल पे कैसी हो? फ्लैटन है। दैट्स वाई द वैल्यू ऑफ जी, इसके लिए द वैल्यू ऑफ जी कहाँ पे हाईएस्ट है? द वैल्यू ऑफ जी हाईएस्ट एट द पोल एंड व्हाट? लोएस्ट एट द इक्वेटर। ओके, फर्स्ट पॉइंट इज व्हाट? चेंज अलोंग द सरफेस ऑफ अर्थ। इसमें आप लोग क्या लिखेंगे? इन शॉर्ट, द वैल्यू ऑफ जी इज नॉट सेम एवरीवेयर, सरफेस ऑफ द अर्थ वो चेंज होती रहती है। वाई? बिकॉज ड्यू टू रोटेशन, अर्थ bulges at the equator and flatten at the poles. That's why the highest value pole पे the value of G is what? highest, and then equator पे वैल्यू कैसी रहती है? लो रहती है। Then second is what? second, change with the height. जैसे जैसे हम ऊपर ऊपर जाते हैं, अर्थ सरफेस से ऊपर ऊपर जाते हैं, that time the value of G decreases. ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन जो है वो कम होता है, डिस्टेंस इंक्रीज होता है, लेकिन ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन जो है कम होता है। यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है। सी, इफ एन एरोप्लेन इज फ्लाइंग एट हाइट 10 किलोमीटर, अगर एरोप्लेन जो है ये ऊपर, अर्थ से ऊपर जो है 10 किलोमीटर फ्लाई कर रहा है, तो दैट टाइम व्हाट हैपन अबाउट द सरफेस ऑफ द अर्थ इज डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ सरफेस चेंजेस। वो कितना चेंज होता है? तो यहाँ पे 6,410 किलोमीटर चेंज द वैल्यू ऑफ जी ड्यू टू इट इज निग्लेजिबल, मतलब बहुत कम उसकी वैल्यू जो है वो चेंज होती है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। वाई? बिकॉज मैंने अभी कहा तुम लोगों को, जैसे जैसे हम अर्थ के ऊपर जाएंगे वैसे वैसे क्या होने वाला है? जी की वैल्यू कम होगी और डिस्टेंस जो है वो इंक्रीज होगा। ओके, देन ये याद रखना है, चेंज विद द हाइट। हाइट में क्या होता है? जैसे जैसे हम अर्थ सरफेस से ऊपर जाते हैं, दैट टाइम जी इज व्हाट? डिक्रीजेस एंड डिस्टेंस जो है वो इंक्रीज होता है। तो यहाँ पे दिया हुआ है सरफेस ऑफ द अर्थ, हाइट 0, दैट टाइम ग्रेविटी कितनी है? 9.8। माउंट एवरेस्ट जो है सबसे हाईएस्ट, तो वहाँ पे क्या है? हाइट 8.8, दैट टाइम ऑल्सो ग्रेविटी देखो जैसे हम ऊपर जाते हैं तो उसकी ग्रेविटी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना होता है। आफ्टर दैट चेंज इन डेप्थ, डेप्थ मतलब क्या? जितना अंदर हम जाएंगे। द वैल्यू ऑफ जी ऑल्सो चेंजेस इफ वी गो इनसाइड द अर्थ, मतलब अर्थ के जितने हम अंदर जाएंगे तो उसकी वैल्यू क्या होगी? इंक्रीज होगी, और डिस्टेंस जो है वो क्या होगा? डिक्रीज होगा। ओके, देन उसके बाद में मास एंड वेट, इसके ऊपर हर साल एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते थे, लेकिन अभी इस साल जो है ये कट किया हुआ है। लेकिन ये वेट का फॉर्मूला मीन्स इसके ऊपर आपको एग्जाम्पल्स पूछे जाएंगे। वेट इज इक्वल टू व्हाट? एफ इज इक्वल टू एम जी, ये आने वाला है ये फॉर्मूला, इसके ऊपर एग्जाम्पल्स आएंगे। लेकिन मास, वेट और ये जो पेज नंबर पे ये जो ब्लू कलर का बॉक्स दिया है वो भी कट किया गया है इस साल। देन सी ऑन पेज नंबर 10, पेज नंबर 10 पे भी न्यूमेरिकल्स है। एंड देन दिस वन बॉक्स ग्रेविटेशनल वेव्स, दैट ऑल्सो कट, इसके ऊपर भी कुछ भी क्वेश्चन आने वाला नहीं है एग्जाम में। देन सी द फ्री फॉल, देन फ्री फॉल में भी क्या है? जैसे हम कोई भी चीज है ऊपर से नीचे हम डालते हैं, जैसे पेपर एंड पेपर है और स्टोन है, तो हमने ऊपर से नीचे चीज डाली तो क्या होगा? कौन सा पहले आएगा, स्टोन या पेपर? द ऑब्वियसली स्टोन नीचे आएगा। वाई? देन बिकॉज ऑफ द फ्री फॉल। फ्री फॉल का यहाँ पे तुम लोगों को क्या दिया हुआ है? v इज इक्वल टू जी टी, एस इज इक्वल टू 1 ऑफ जी टी स्क्वेयर। सी दैट फ्री फॉल में क्या होता है? वी नो दैट फोर्स ग्रेविटी ड्यू टू अर्थ एक्ट एवरी ऑब्जेक्ट व्हेन वी आर होल्डिंग इन द स्टोन इन अवर हैंड। अगर हम लोगों ने स्टोन हाथ में पकड़ा है, स्टोन वॉज एक्सप्रेसिंग दिस फोर्स, फिर बाद में जब हम स्टोन को नीचे डालते हैं, जब वो हमारे हाथ में रहता है, दैट टाइम उसकी इनिशियल वेलोसिटी जो है वो 0 रहती है, और आफ्टर दैट जैसे वो नीचे आता है, दैट टाइम द वेलोसिटी वॉज इंक्रीजेस। दैट इज ऑल एक्सप्लेनेशन गिवन इन दैट फ्री फॉल।
आफ्टर दैट ऑल्सो द ऑन पेज नंबर 12, ये पेज नंबर 12 पे भी आपको न्यूमेरिकल एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। पहले ये जो लेसन का जो थ्योरेटिकल पार्ट है वो लर्न करो, उसके बाद में एग्जाम्पल सॉल्व करने की तरफ जाना है। बिकॉज ये जो लेसन है मैंने जैसे बताया कि मिनिमम 3 मार्क्स और मैक्सिमम 5 मार्क्स के लिए इसके ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देन आफ्टर दैट ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी। देन पोटेंशियल एनर्जी मीन्स व्हाट, जो एनर्जी स्टोर फॉर्म में रहते, दैट एनर्जी इज कॉल्ड एज अ पोटेंशियल एनर्जी। जैसे अभी यहाँ पे लिखा है द एनर्जी स्टोर एन ऑब्जेक्ट बिकॉज इट्स पोजिशन एंड स्टेट इज कॉल्ड एज अ पोटेंशियल एनर्जी। देन आफ्टर एस्केप वेलोसिटी, ये लर्न करके रखो, इसके ऊपर 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे भी वही लिखा है कि जैसे हम हायर, यहाँ पे भी वही लिखा है कि बॉल जो है वी हैव सीन दैट व्हेन बॉल इज थ्रोन अपवर्ड, अगर हम बॉल ऊपर की डायरेक्शन में डालते हैं दैट टाइम इट्स वेलोसिटी डिक्रीजेस, उसकी वेलोसिटी कम होती है बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशन ऑफ अर्थ एंड द वेलोसिटी बिकम जीरो। और वेलोसिटी ऊपर जाने के बाद वेलोसिटी उसकी जीरो हो जाती है ऑफ अ सर्टन हाइट एंड आफ्टर सम दैट स्टोन स्टार्ट फॉलिंग डाउन, और स्टोन जो है वो नीचे आने लगता है। देन दैट टाइम यहाँ पे लिखा हुआ है इट्स मैक्सिमम हाइट डिपेंड ऑन द इनिशियल वेलोसिटी मीन्स v² इज इक्वल टू u² प्लस 2s। ये आपको 9th स्टैंडर्ड में भी था। एस्केप वेलोसिटी डेफिनेशन पूछी जाती है। देन फॉर एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास सेम, तो ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ काइनेटिक एनर्जी, मोर पोटेंशियल एनर्जी, टोटल एनर्जी, जैसे काइनेटिक एनर्जी जो भी ऑब्जेक्ट मूविंग रहता है तो उसमें जो एनर्जी रहती है दैट इज द काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी मीन्स व्हाट, जो स्टोर फॉर्म में एनर्जी रहती है उसे हम क्या कहेंगे, पोटेंशियल एनर्जी। एंड टोटल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी दोनों मिला के जो एनर्जी फॉर्म होती है दैट इज व्हाट, पोटेंशियल एनर्जी। आफ्टर दैट ऑल्सो द न्यूमेरिकल एग्जाम्पल इज देयर। फिर ये जो है वेटनेस स्पेस, ये जो है ये भी कट हुआ है, इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन पूछे नहीं जाएंगे। इसी तरह से मैंने ग्रेविटेशन जो लेसन है शॉर्ट में एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। आई होप यू लाइक एंड अंडरस्टैंड इट। देन कोई भी चीज़ अगर लर्न करनी है तो पहले उसे क्या करना है, समझ लेना है। इफ़ यू अंडरस्टैंड देन यू ऑलवेज रिमेंबर, तो आपके ध्यान में आएगी। कुछ बच्चे क्या करते हैं, लर्न करते हैं सिर्फ और अंडरस्टैंडिंग नहीं रहती, उनको समझ में नहीं आता क्या है और इसके लिए वो एग्जाम में भूल जाते हैं। और जब भी आंसर लिखते हो आप लोग तो उसके लिए पहले, जैसे मार्केट में बहुत सारे पब्लिकेशन के बुक्स अवेलेबल है, लेकिन टेक्स्ट बुक आपको रिफर करना, और टेक्स्ट बुक के सिवाय नवनीत का डाइजेस्ट, अदरवाइज 21 जो सेट अभी मार्केट में आने वाला है वो सेट यूज़ कीजिए। उसमें क्या रहता है, जैसे आपने डेफिनेशन लर्न की ग्रेविटेशन या फ्री फॉल लर्न किया तो वैसे के वैसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछा नहीं जाता है, उसको थोड़ा अलग तरीके से पूछा जाता है। तो बच्चे कन्फ्यूज होते हैं कि ये तो मैंने लर्न किया ही नहीं। ओके, तो डोंट टेक एनी टेंशन, यू हैव टू फर्स्ट अंडरस्टैंड देन लर्न। ओके, एंड सारे जो अगले साल के अदरवाइज लास्ट ईयर के जो भी पेपर हो गए, क्वेश्चन पेपर्स हो गए, उसमें देखो कि वो लेसन के ऊपर कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है और वो उस तरह से उसकी प्रिपरेशन करो।